लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। अगर कोई युवा पशुपालन में, डेयरी फार्मिंग में इन्वेस्ट करता है तो क्या उसको आउटपुट मिलता है? यूट्यूब के ज़माने में 1 से 5 गाय वाला आदमी ये आज का इंटरव्यू देख के भी आराम से प्रॉफिट में जिएगा। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। कोई एक व्यक्ति है जो इस काम में आना चाहता है तो उसका स्टेप क्या रहेगा? समझ में नहीं आता कि पहले मैं अपना शेड बनाऊं, पहले मैं गाय ले लूं। इंडस्ट्री में आजकल एक स्टार्टअप नाम का शब्द है। उसके पहले हमने एक नया शब्द जोड़ा है, प्री स्टार्टअप। हाथ में पेंसिल, डायरी, कैलकुलेटर, हाइलाइटर, रबर लेके नोट्स तो निकालो। 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप में जाने के पहले तो थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा। कृषि में सॉइल टेस्टिंग का महत्व है। क्या गोपालन में भी सॉइल टेस्टिंग का है? जिसने सॉइल टेस्टिंग किया नहीं ना, उसने ना गाय पालना ना गौशाला करना। एक इन जनरल बात करें तो दूध की कॉस्टिंग कम कैसे हो, ये सबसे पहला पशुपालक के मन में सवाल आता है। आप क्या चिल्लाते हैं? सरसों खली 35 रुपए किलो, कपास की खली 40 रुपए किलो। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कपास की खली ज्यादा यूज होती है। उसमें इतने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है। जो गाय ने 20 साल जीना चाहिए उसका लीवर, किडनी, हार्ट 5-10 साल में ही खराब हो रहा है। खली का लैब रिपोर्ट तो मांगो, पैसा दे रहे हैं ना। सबसे महंगी तो खली है। आयुर्वेद होम्योपैथी का इस्तेमाल करो, आराम से 20% दूध बढ़ जाए। कौन कौन से 4-5 टिप्स आप बता सके इन बीमारी के लिए, ये दीजिए और बहुत रामबाण है, बहुत अच्छा है। आप करेला तो खाते हैं, बस एक करेला गाय के जख्म के लिए रखो, उसका जूस निकालो, जख्म के ऊपर डालो, 2 दिन में भूल जाओ यहाँ पे जख्म थी। 46 डिग्री सेंटीग्रेड को गाय को अगर आपको एसी का फीलिंग देना है, एलोवेरा निकालना, उसका गूदा गाय के गर्दन से दुम तक, उसको दिन में 1 बार ऐसा पूरी रीढ़ की हड्डी को लगा। होम्योपैथी का किट कोई भी किसान खुद बना सकता है, 43 बीमारी खुद दुरुस्त कर सकता है। और ऐसे कि हमारे ही वेटरन डॉक्टर ये यूट्यूब ये चैनल देखने के बाद मुझे 10,000 फोन आने वाले कि आप क्यों बता रहे हो होम्योपैथी। बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद होम्योपैथी क्यों बताते हैं? मत बताओ। पानी में रह के मगरमच्छ से बहुत दुश्मनी मोल ली है 35 साल में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है द किसान शो के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम बातचीत करते हैं पशुपालकों से, किसानों से, और जो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। ऐसे पिछले कुछ एपिसोड से आपका बहुत स्नेह और प्यार मिला और आज ऐसे ही एक खास मेहमान से आपसे बातचीत कराने के लिए हमारे बीच एक खास मेहमान बहुत दूर से आ जाए हैं। पशुपालक भाइयों, हम सब जानते हैं कि पशुपालन में एक बहुत बड़ा खर्चा फीड कॉस्ट का आता है। यानी जो पशु खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो एक 60 से 70% खर्चा खाने का आता है। इसको लेकर हमारे दूध के दाम तय होते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट होता है फाइनल वो तय होता है, चाहे हम पशुपालन किसी भी क्षेत्र में कर रहे हों। ये कॉस्ट कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में हमेशा से रहता है कि हम अपना गौशाला का हो, जो हमारी डेयरी है, उसका खर्चा कैसे कम करें। ये बात हमेशा एक पशुपालक के मन में रहती है। दूसरी बात, रोगों का आक्रमण, यानी बहुत सारी बीमारियां पशुपालकों को पशुपालन में होती है जब हम इस प्रकार से गोपालन, डेयरी फार्मिंग में आगे बढ़ते हैं। बीमारी में भी एक बहुत बड़ा खर्चा हमारा लगता है। कि दोनों चीज़ों के लिए वो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो, हम इसको सही तरीके से कैसे ठीक करें, यानी पशुपालन में, डेयरी में आर्थिक प्रबंधन, खर्चा कैसे कम करें, आज का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और इसी सब्जेक्ट पर हमारे से बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रशांत योगी जी हमारे बीच में हैं। डॉक्टर प्रशांत जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, आप इतनी दूर से आए हैं, लगभग 34 वर्षों का आपका पशुपालन का ये अनुभव है। हाँ। आप ICR में भी मेंबर हैं। हाँ। पूरे देश भर में पशुपालकों को आप मार्गदर्शन करते हैं। हाँ। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। छोटे किसानों के लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पशुपालन का व्यवसाय जो लोग करते हैं, आपकी नज़र में इतने सालों से क्या ये वाइबल है? केवल
यूट्यूब पर देखकर, चकाचौंध देखकर जो लोग गोपालन, डेयरी फार्मिंग की ओर आगे बढ़ते हैं, एक समय के बाद वो बंद कर देते हैं, घाटा होता है। तो आपके नज़र में क्या ये वाइबल है, सक्सेसफुल के चांसेस हैं? फॉर एग्जांपल, लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, लोग अलग क्या अगर कोई युवा या कोई ऐसा व्यक्ति पशुपालन में, डेयरी फार्मिंग में इन्वेस्ट करता है तो क्या उसको आउटपुट मिलता है? इसमें कितने चांसेस हैं? ये सवाल को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। 34 साल में ऐसे समझ में आया कि एक जो किसान रहता है उसके पास तो गाय भैंस रहती है। अब गाय की बात करेंगे। उसका एक पहला एक्सप्रेशन ऐसा रहता है, मेरे दादा परदादा ने गाय भैंस रखी थी, 20 साल हो गए। फिर बोलता मैं 10 साल से डेयरी को दूध डाल रहा हूँ, इसमें पैसा तो कुछ बचता नहीं, गोबर के सिवा कुछ रहता नहीं। ये एक नाराज़गी होती है। और तीसरा इसमें क्या है, आपके घर में कोई फंक्शन रहने दो, कुछ भी रहने दो, सुबह 4 से 10, शाम में 4 से 10 डेयरी फार्म पे रहना ही पड़ता है, क्योंकि अपन छोटे किसान की बात करें, कॉर्पोरेट किसान की बाद में 24 घंटे की ड्यूटी है। ये आपको छुट्टी कहाँ मिलती है? दोपहर 12 से 4 कुछ करना है, कुछ ये कहीं जाना है। तो एक ऐसा बाइंडिंग लगता है इसमें कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, सुबह 4 से रात में 10, दूसरा गोबर के सिवा कुछ नहीं रहता, ऐसा उनको लगता है। और तीसरा है कि हर एक आदमी का नेचुरल स्वभाव है कि काम कैसे कम करे या उससे छुटकारा कैसे पाए। तो ये माइंडसेट में आप ध्यान में रखो। जो भी आदमी, कोई भी बच्ची को स्कूल में पढ़ाता है, उसको फीस भरता है, बुक्स देता है, स्टेशनरी लेता है, 1st स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 10th, ये कॉलेज, फिर उसको नौकरी लग जाती है। अगर हम गाय को संभालने वाले होंगे तो उसको भी उसी तरीके से समझना पड़ेगा। हमारे पहले मन से ये निकाल दो कि हम 20 साल से गोबर निकाले, हमारे दादा परदादा ने गाय रखी थी, फिर आप नया क्या सिखाएंगे? उससे नया कुछ नहीं सीख पाओगे। आपका आज का विषय क्या है? एक तो कॉस्ट कटिंग हो, और दूसरा है इनकम जनरेशन कैसे हो, और तीसरा है कॉस्ट कटिंग एंड इनकम जनरेशन। ये 3 विषय पे अगर काम करना है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मैन पावर। कोई भी ऑफिस में जाके अगर कोई लड़का जॉब करेगा तो वो पहले देखता है कि मुझे व्हाट्सएप देखने को मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल। अगर आप वो दूध निकालते थोड़ी व्हाट्सएप देख पाएगा। एक मानसिकता मैं बोल रहा हूँ, आजकल लोग क्यों काम कम कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं, मैन पावर की समस्या क्यों आ गई? ये जो माइंडसेट मन में बैठा है कि इसमें कष्ट ज़्यादा है, इसमें पैसा नहीं रहता, इसमें लंपी बीमारी आ गई, मेरी 2 लाख गाय मर गई, मेरी 2 लाख की गाय मर गई, ये सब निगेटिव थॉट्स इसलिए है कि हमने पशुपालक को प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहिए। उसमें पहला तो है मैन पावर को कैसे यूटिलाइज किया जा सके। गौशालाओं की आज की सबसे बड़ी समस्या है लेबर नहीं मिल रहे। स्किल अनस्किल की तो अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो मिल रही नहीं है। जो मिल रही वो कम है, जो मिल रहे उसके ऊपर चलाना पड़ता है। और ऐसा रोते धोते काम करने से ना गौशाला फ़ायदे में रहेगी, ना पशुपालक फ़ायदे में। तो पहला आप ध्यान दो, अपस्किलिंग ऑफ मैन पावर, कौशलता विकास। दूसरा, जो उनको ट्रेनिंग दिया है उसका रीस्किलिंग होना चाहिए। अब ये स्किल का आप देखो, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हो गए, वहाँ पे पहले उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से उसको तैयार करते हैं। वो एक तो खर्चा तो भी कम करे, नहीं तो आउटपुट तो भी ज़्यादा निकाल। यही नियम पशुपालक को लागू है। पहले आपको कुछ किताबें पढ़ना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और अगर आप 20 से ज़्यादा फार्म डालने वाले होंगे, गाय का, देसी गाय का, HF का, जर्सी का, बफेलो का, जो भी हो, आप किसी भी फार्म पे 1 महीना 2 महीना रहिए। जोश में आके फार्म मत डालो, किसी सब्सिडी के चक्कर में आके फार्म मत डालो। अपने यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है ये। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बोल के डाला है उनके ऊपर तो अपन बाद में बात करेंगे। अभी की प्राथमिक समस्या है मैन पावर। यूट्यूब के ज़माने में 1 से 5 गाय वाला आदमी ये आज का इंटरव्यू देख के भी आराम से प्रॉफिट में जिएगा, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ।
दूसरा विषय है आपने निकाला है खाने का खर्चा, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खली, मार्केट से लिए वाला कैटल फीड, इस पे खर्चा जा रहा है 60 to 70%। मुझे ये बताओ, समझो एक हम आदमी की थाली का एग्जांपल देंगे, 3 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल रहती है, इसका मतलब क्या है, 3 parts ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी टू 1 part ऑफ प्रोटीन। आप सब्जी लो, नमक लो, वो बात की, नमक तो रहता है हर एक थाली में। अब उसके बाद में आपने रसगुल्ला खाया, वो स्वीट डिश में आ गया। गाय की ज़रूरत क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का रेशो। बारिश के दिनों में हरा ही खिला रहे, गर्मी के दिनों में सूखा ही खिला रहे, ऐसा नहीं होगा ना। आपको 3 रोटी की वजह मैं 10 रोटी दे दूं और ना सब्जी दूं ना दाल दूं, नहीं होगा। ये इम्बैलेंस प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है। गाय दूध कम देती है। डॉक्टर साहब, अभी पूरे हम पोषण पर आएंगे, तो सबसे पहले कोई एक व्यक्ति है जो इस काम में आना चाहता है, हाँ, तो उसका स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले वो क्या करे, फिर क्या करे? अधिकतर क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि पहले मैं अपना शेड बनाऊं, पहले मैं गाय ले लूं, ठीक है, मैं गाय लेने के बाद उसको खाने की व्यवस्था। तो स्टेप क्या है? स्टेप बोलता हूँ। इंडस्ट्री में आजकल एक स्टार्टअप नाम का शब्द है, हर एक इंडस्ट्री में। उसके पहले हमने एक नया शब्द जोड़ा है, प्री स्टार्टअप। प्री स्टार्टअप में क्या करना है, पहले हमारे वीडियो, मैं दूसरों को नहीं बोलूं, हमारे 88 वीडियो 8 साल में 6 लाख लोगों ने देखे। 88 वीडियो 6 लाख लोगों ने देखी 8 साल में देखे। वो वीडियो के नोट्स निकालना है। ये आपकी प्राइमरी यानी सीनियर केजी कंप्लीट हो गई। ऑनलाइन ट्रेनिंग उसके बाद लेना है, 1 घंटा रोज 8 दिन, कंसेप्ट तो क्लियर होना है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना है, 2 दिन में हो जाएगा। आजकल 2 दिन वो भी लोगों को सैटरडे संडे चाहिए, क्योंकि बिजनेस वाले रहते हैं या सर्विस वाले रहते हैं, 5 days a week वाले रहते हैं, गवर्नमेंट के लोग, कोई रिटायर होने वाले रहते हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, वो बोलते कुछ भी करो, सैटरडे संडे एडजस्ट करो। ठीक है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने के बाद सबसे सस्ता शेड डिज़ाइन देखना चाहिए, प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म देखना चाहिए। आप चारे की 60% चारे की बात कर रहे हैं, वो उसका रोटेशन कैसा हो, कितने रोटी के साथ कितनी दाल। मैं बीच में रहना चाहूँगा। मैं प्री स्टार्टअप की बात कर, शेड की बात करते हैं। शेड नहीं, वापस स्टार्टअप में बात कर जी। अभी तो प्री स्टार्टअप। आप कम से कम हाथ में पेंसिल, डायरी, कैलकुलेटर, हाइलाइटर, रबर लेके नोट्स तो निकालो, आगे क्या करना है। 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप में जाने के पहले तो थोड़ा सा होमवर्क तो करना पड़ेगा। प्री स्टार्टअप में इतना अगर कर लिए, बेसिक तैयारी, किसी सब्सिडी के चक्कर में आके 5 करोड़ मत डालो, कोई 2 करोड़ की स्कीम मिल रही है उसके लिए मत डालो। आप कर सकते क्या, ये पहले खुद को एनालाइज करो, वेदर आई एम फिट फॉर दिस इंडस्ट्री और वेदर आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फिट फॉर दिस इंडस्ट्री। हम नहीं हैं तो थोड़ा स्किल बढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेंगे, कुछ तो करेंगे। प्री स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप में 12 हफ्ते का शेड्यूल है। 12 हफ्ते का ये हमने डिज़ाइन किया, एक्टिविटी चार्ट है एक्सेल शीट में। पहला है सॉइल टेस्टिंग। जिसने सॉइल टेस्टिंग किया नहीं ना, उसने ना गाय पालना ना गौशाला खोलना। प्रशांत जी, अधिकतर ये कृषि में सॉइल टेस्टिंग का महत्व है, क्या गोपालन में भी सॉइल टेस्टिंग का है महत्व? मैं थोड़ा आपको रिवर्स पिरामिड करता हूँ। आदमी बार बार बीमार क्यों पड़ रहा है? आपने आपके दादाजी दादी जी देखे, वो तो 70 साल की उम्र में 10 किलो का बोझा लेके 10 किलोमीटर आराम से जाते थे। अभी तो बिल्डिंग से नीचे उतरे तो स्कूटर की चाबी चाहिए। इसका मतलब आदमी की सेहत खराब होगी। क्यों खराब होगी? दूध और आइसक्रीम, पनीर, श्रीखंड खराब हो गया, रसगुल्ला। वो क्यों खराब हो गया? तो गाय का चारा खराब हो गया। वो क्यों खराब हो गया? तो जमीन खराब। केंद्र सरकार का 22 राज्यों का पूरे फर्टिलाइजर दिए वाला डाटा मेरे पास है। इतना खर्चा करने के बावजूद जमीन में कमी क्यों है? एक एग्जांपल बोलता हूँ। 2009 से 2012 मैं हैदराबाद में था और वहाँ पे बछड़ी
या कटड़ी, भैंस की इसको कटड़ी बोलते, तो स्लॉटर को ज़्यादा जाते थे क्योंकि 3-3 साल 4 साल वो हीट पे नहीं आते थे। जब हीट पे नहीं आएंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो डिलीवरी नहीं होगी, किसान को कितने दिन लॉस सहन करेगा। मैंने मेरे जनरल मैनेजर को पूछा, वो बोले यहाँ पे ज़मीन में हैदराबाद, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर में कॉपर और कोबाल्ट कम है ज़मीन में। हाँ। उन्होंने कुछ सजेशन दिया, हमने वो किसान को देना, पशुपालक को चालू किया। एक 4-5 महीने में ये प्रॉब्लम हमारी हट गई। तो गाय बुचड़ खाना क्यों जाती है, वो रास्ता रोको करने के बजाय आप जड़ से समस्या को हटाओ ना। आपकी जो ज़मीन है उसका सॉइल टेस्टिंग अगर करोगे तो फ्यूचर में 5 साल, 10 साल, 20 साल में आपको क्या समस्या आएंगी वो मुझे पहले ही मालूम होता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की ज़मीन में जिंक बहुत कम है, तो बार बार जानवर बीमार पड़ते हैं, इम्यूनिटी कम है। हमारे यहाँ पे लोहा कम है, फेरस, खून में जो लोहा चाहिए, लोहा इन द सेंस फेरस, आयरन चाहिए, वो कम होने से खून कम बनता है, दूध कम मिलता है, गाय बीमार जल्दी पड़ती। अब बरनाला की बात करेंगे। मेरे पास एक बरनाला से आया था, हरमनदीप बोल के, पंजाब से। वो बोला सर मुझे 30 एकड़ में दूध का करना है, जैविक खेती और दूध का करना। मैं बोला यार पहले जमीन सॉइल का टेस्टिंग करो। बोले क्यों, जैसा आपने पूछा। वो बोले गाय का और सॉइल टेस्टिंग का क्या संबंध। बोले अगले 5, 10, 20 साल में गाय की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो उसकी बीमारियां कम करनी पड़ेंगी। आपकी थाली में नमक है, नहीं लेते तो 5 दिन में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, सोडियम की कमी हो जाएगी। यस। पंजाब में 700 फीट आप नीचे बोर मारोगे तो भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मिलेंगे, फिर कैसे प्रॉफिट में आएगा फार्म। ये सॉइल टेस्टिंग होना ज़रूरी है स्टार्टअप के फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में आपके पास अगले 5 साल में पानी कितना उपलब्ध रहेगा। हुबली में से कुछ लोग आए थे पिछले, शाहजहाँपुर, लखनऊ से भी आए थे। तो भारत एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस भी बहुत होते हैं, बाढ़ भी आ सकती है, पानी कम ज़्यादा हो सकता है। तो चारे का प्रबंधन ऐसा करो कि क्लाइमेट कितना भी एडवर्स हो जाए उस हिसाब से बुआई होना चाहिए, अगले 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की। अभी हम मराठवाड़ा से हैं, संभाजीनगर से, हर 4 साल को एक बार वहाँ पे अकाल आता है। अभी सबको राम का नाम मालूम है, उसके पिताजी का नाम दशरथ मालूम है। यही अगर गाय वाला सीखता कि दशरथ किस काम का है, दशरथ नाम का बीज ऐसा है जो कौन सा भी अकाल सहन करता है, कौन सा भी अकाल सहन करता है, 5-5, 7-7 साल चलता है। हर किसान को कंपलसरी इंडिया में दशरथ का बीज चारे के लिए लगाना जरूरी है। ये कोई नई वेराइटी, बहुत पुरानी है। आज हमारे पास 5 की मोटर चल रही है, सुपर नेपियर है, ऑस्ट्रेलियन नेपियर है, मकई है। ऐसा हर साल नहीं होता। मराठवाड़ा का आप रिकॉर्ड देखो, हर 4 साल को अकाल है। तो सबसे पहले जो लोग क्लाइमेट डिपेंडेंट है, खरीफ में तो आपके पास बहुत पानी रहता, रबी में समस्या आती है, जानवरों की प्रोडक्टिविटी कम होती है, हरा चारा नहीं मिलता। उस टाइम पे आप दशरथ खिलाओ तो प्रोटीन का काम करेगा। दशरथ इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर इंडिया। भारत के लिए प्रोटीन वाला चारा बोलते दशरथ। जो राजस्थान में सेवण, जिंजवा, ये उसी प्रजाति के ही हैं। भारत इतना बड़ा देश है, हर एक प्रांत है, अपने अपने उसमें वो अच्छा काम करते हैं। बट एक जनरल मैं बोलता हूँ, आजकल हर एक को राम का नाम पसंद है तो ठीक है, दशरथ का भी ध्यान में रखो, बट गाय के लिए ध्यान में रखो। ये प्लानिंग गाय आने से 2.5 महीने पहले होना चाहिए। मैंने फ़ोन किया तो कल 100 गाय आपके दरवाजे पे खड़े रहेंगे ट्रक में। खाने का क्या? करोड़ रुपए जेब में है, कहीं बाहर राज्य में गए, गाय लेके आए, चारा कहाँ से लाएंगे? 2.5 महीना आप पकड़ के चलो कि चारा आज बुआई करने के बाद 2.5 महीने के बाद ही आए, तो आपके 2.5 महीने हो गए। सो सेकंड वीक से एक 10 वीक तक आपका चारा तैयार हो जाए। अब बात करते हैं शेड डिज़ाइन। 5 साल पहले मेरे पास एक जन आया था, उसको शेड डिज़ाइन अलग अलग बता दिए। 4 महीने के बाद वो बोला सर 16 लाख रुपए का शेड हो गया, अब गाय लेने में पैसा कम पड़ रहा है।
बड़े शेड की पहले सबसे बड़ा हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा शेड में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। हमारा तो कॉन्सेप्ट है, जब हम डेयरी फार्मिंग में बड़ा स्तर पर बात करते हैं तो बड़े बड़े शेड, डिज़ाइन, हवादार, शुरुआत तो यहीं से होती है। हमारे सिस्टम में ना हमको बोलने वाला कौन है, उसका चमक दमक क्या है, वो वाइस चांसलर है, कमिश्नर है, या यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलोअर्स है, हम उसके पीछे दौड़ते हैं। शेड डिज़ाइन अगर देखना है तो मुझे, मेरा सपना था इजराइल में जो बड़े बड़े फार्म्स मैंने देखे मेरे ट्रेनिंग में, मैं चाहता था मेरा किसान 5 गाय का है, उसके लिए शेड डिज़ाइन होना चाहिए। तमिलनाडु का मेरा कस्टमर 3 साल से है, उसने 1.5 लाख रुपए में 20 गाय का इतना बढ़िया शेड डिज़ाइन बनाया। 1.5 लाख रुपए में 20 गाय, प्रॉपर वेंटिलेशन है, लाइट अच्छा है, गाय 24 घंटे खुलती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। 1.5 लाख रुपए में 20 गाय शेड। अब इसके आगे का बोलता हूँ, ठीक है मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इजराइल रिटर्न हूँ, थोड़ा सा वो इस्त्री वाले कपड़े पहनता हूँ, कार में घूमता हूँ शायद, पिकअप ड्रॉप, हमारी 10वीं फेल किसान ने पूना में 36 गिर गाय का फार्म ऐसे बनाया है। सिविल इंजीनियरिंग शेड में कैसा होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। वाह, बहुत सस्ते में, बहुत खुला। अच्छा, जिनके पास खुद की ज़मीन होती है ना, वो भी रोते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं, उसने तो किराए पे लिया है और इतना पैसा कमाया कि अब 2 एकड़ ज़मीन परचेज किया है पुणे में। पुणे में। हमारे दर्शकों को उनका नाम बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। आइए एक बार पुणे में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप जिसका PhD है, कमिश्नर है, जॉइंट डायरेक्टर है, उसको ज़्यादा वैल्यू देते। हमारे 10th जो फेल है उसका भी एक इंटरव्यू ले लो शेड डिज़ाइन का। बिल्कुल, आपका चैनल इतना बड़ा है, से सस्ता, वेल वेंटिलेटेड, अच्छा प्रकाश वाला, गायों को 24 घंटे वाला। तमिलनाडु आपको जाना मुश्किल होगा, पूना तो आ सकते हैं, 2 दिन रुक सकते। तो शेड डिज़ाइन 2 या 3 हफ्ते में होना चाहिए। आप आ गए अभी 11 हफ्ते तक। बाद में बटुआ, आपके दादी, परदादी, दादा, परदादा, वो 20 साल पहले जब उनका सर दर्द होता था तो सौंठ का लेप लगाते थे। सौंठ मालूम है? सौंठ, हाँ। ऐसा ऐसा कर दिया, थोड़ा गर्म कर दिया, सो गए। 20 साल पहले अमृतांजन आ गए, फिर हम मेडिकल पे जाने लगे। 10 साल पहले झंडू माम आ गए। ये अगर आदमी में है तो हम गायों में, गाय आने से पहले उसका आयुर्वेद और होम्योपैथी का अगर पूरा नॉलेज लेंगे तो बार बार हमको परेशान नहीं होना पड़े। ये ट्रेनिंग हम देते हैं, लेना चाहिए, देते हैं बोलने की वजह, उसकी जिम्मेदारी है कि उसने पूरी नॉलेज लेना चाहिए। अब बात करते हैं मार्केट स्टडी एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। मार्केट में 50 लोग कंडा बना रहे हैं, गोबर के उपले बना रहे हैं, मेरा कौन लेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है जब कोई पूछता है वैल्यू एडिशन पे करूं, मेरा कौन लेगा, मार्केट में सब भरे पड़े। ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है। प्रश्न सबको है, लेबर समस्या है, टाटा को भी है, अंबानी को है, अडानी को है, जिंदाल को है, महिंद्रा को है, सबको है। सिर्फ किसान को समस्या ऐसा नहीं है। आप सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं? तो पहला हो गया मैन पावर, दूसरा हो गया स्टार्टअप। अब बात करते हैं मार्केट स्टडी की। मुझे वाराणसी, अयोध्या से फ़ोन था कि साहब मैं भैंस का करूं या HF जर्सी का करूं या फिर देसी का करूं। मेरी खुद की खेती है तो मैं देसी का करना चाहता हूं। मैं बोला रेट क्या मिलने वाला है? आ जाएगा बोले 50-60। मैं बोला 50-60, फिर एक काम करो, डेयरी ढूंढो और वहाँ पे दूध डालो, कम से कम डेली मंथली पैसा तो आएगा। मैं बोला तुमको पनीर का मार्केट है क्या? बोले हाँ, ये अच्छा बोला आपने, हाईवे पे मेरा है, होटल इंडस्ट्री में पनीर बहुत लगता है। फिर आप भैंस का करो। सो यू शुड एनालाइज। वो जो मार्केट स्टडी होता है, पहले देखो, एक बार आपने गाय भैंस ले लिया ना, फिर बाहर जाना, अभ्यास करना मुश्किल होता है। गाय लेने में थोड़ा लेट करो, डेयरी फार्म चालू करने में लेट करो, पूरी तैयारी से उतरो उसमें। तो हम आपको गाइड करते हैं मार्केट स्टडी में कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जर्मनी में कंडा क्या रेट है, जापान में क्या चीज़ चाहिए,
अमेरिका में क्या होगा, लंदन में क्या स्थिति है। ठीक है, आप बोलेंगे इतने हसीन सपने मत बताओ। कम से कम दिल्ली में करोल बाग में क्या पैकिंग चाहिए, ब्रांडिंग क्या चाहिए, लेवलिंग क्या चाहिए, पश्चिम बिहार में कौन लेगा, एक डुप्लेक्स सोसाइटी में क्या बेचा जाएगा, फिनाइल। अभी देखो, ये मैं हैदराबाद में था, उडुपी जो लोग होटल्स रहते हैं वो गाय में बहुत प्यार करते हैं। तो अगर आपकी फिनाइल के ऊपर देसी गाय का बनाया हुआ फिनाइल और एक गाय का चित्र लेंगे, कम से कम होटल वाले तो लेंगे। अभी जो हॉस्पिटल वाले हैं, तो आपके पास एक होटल और होटल इंडस्ट्री का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि गाय साल भर दूध नहीं देती, 2-3 महीने तो खाली रहेगी ना। गोबर गोमूत्र साल भर है। गोबर वो आपका एटीएम है, वो एटीएम के ऊपर ही आपको काम करना है कि मेरी गाय जब दूध में 3 महीने नहीं रहेगी तब मेरा पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसका तो खाने का मीटर चालू है। मीटर बोलते हैं ना अपन टैक्सी का, बिल्कुल, वो मीटर तो चालू है। मार्केट में पहले ही 10 फिनाइल है गोबर से, गोमूत्र से, 10 कंडे हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट अभी दिन ब दिन क्या हो रहा है, लकड़ी जलाने पे सरकार की तरफ से पोल्यूशन की वजह से कुछ आ रहा है। उदाहरण अच्छा नहीं है, बट पैसा है उसमें। शमशान घाट पे डी वाटरिंग मशीन लगा के उसका जो लॉक बनता है उसमें अच्छा पैसा है। जयपुर का एक आर्मी वाला मेरे पास था, कोरोना में उसने अच्छा पैसा कमाया। तो आपको मार्केट का ध्यान होना चाहिए, मार्केट को, कस्टमर को क्या चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद लोग क्या करते हैं, जेब में 2-4 करोड़ आ गया, 10-20 लाख आ गया, इनोवा निकाल लिया। कोई तो भी फेसबुक पे वो ऐड दिखे वाली रहती, वो दिखाती ये कान, देती ये कान की गाय। यूट्यूब के चकाचौंध, सोशल मीडिया के चकाचौंध दे करके जो गाय आपको 10-15 साल संभालना है, वो एक, हमने तो वैसे हमारे लालच की वजह से उसको मशीन बना दिया। पुराने ज़माने में वैसा नहीं था, वो चरने को जाती थी, औषधि पेड़ पौधे खाती थी, 2-4 लीटर दूध देती थी, हमारा घर चलता था। अभी हमको पैसे का लालच है, तो ठीक है, फिर वो तो भी अच्छा करो, अच्छे नस्ल की, अच्छे पेडिग्री की, अच्छा रिकॉर्ड वाली, अच्छा पहचानत वाली गाय का सिलेक्शन होना चाहिए। पूना में 20 अच्छी गाय इकट्ठा करने को 8 साल लगे। 8 साल? इसके लिए तो आपको पूना में बुला रहा। उसकी स्टार्टिंग पहली गाय पहले ब्यांत में सुबह और शाम मिला के 19 लीटर देती है। वाह! आपके सामने वीडियो करूँगा, 11-12 लीटर में क्या पड़ा है, 15 लीटर में क्या पड़ा है। और हमारे यहाँ पे जो है ना, आप किसी को पूछो, अरे भाई सत्यम गाय कितने की है, हाँ देती है 22 लीटर। अरे 22 लीटर एक दिन दे रही है, 2 महीना देगी, 3 महीने, कितना लंबा चलती है। हमारे यहाँ पे लंबाई में बात, कोई लंबे दूध की बात, पीक मिल पे हमेशा बात करते हैं। हम कैसा है, 100 मीटर ओलंपिक, 200 मीटर ओलंपिक की बात करते हैं, हम मैराथन की बात नहीं करते कि कितना लंबा चलेगी। ये स्टडी होना चाहिए पेडिग्री के ऊपर। इसकी माँ कौन है, उसने दूध कितना दिया था, उसकी वो जो सांड है उसकी माँ बाप ने कितना दिया था, ये तो कोई पूछता भी नहीं। गाय लेने से पहले गाय लेके आते, शेड बहुत खर्चे का बनाते, कैपिटल एक्सपेंडिचर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऑपरेशनल कॉस्ट में जब बोलेंगे हाँ गाय का डीएनए टेस्टिंग कर, सर वो 5,000 रुपये का, अरे शेड बना है 14 लाख का, अरे अभी गाय जिंदा रखना है, सांड का टेस्टिंग करना है तो 5,000 जान पे आ रहा है। ऑपरेशनल कॉस्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल, ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कम खर्चा करो, वर्किंग कैपिटल को पैसा रखो। लोग 90% लोग उल्टा करते हैं। तो गाय लेना इतना गड़बड़ का काम नहीं है जितना मैं देख रहा हूँ 35 साल में। होश में आओ, जोश मत करो। इसी में एक बीच में एक प्रश्न जो आया था, स्टार्टिंग करें स्टार्टअप जैसे कोई करें, देसी गाय, जर्सी गाय, जर्सी एचएफ, भैंस, किसको आधार बनाकर, आपने जैसे कहा मार्केट की स्टडी कर ली तो है, लेकिन एक इन जनरल वो किस पे करे स्टार्ट? अगर डेयरी फार्म करना चाहता है, गाय पे करे, भैंस पे करे, ये किस पे करे काम? आपको इमीडिएट पैसा चाहिए और आप मेट्रो के पास है, बड़े सिटी के पास, पनीर का मार्केट है, होटल में आपके अच्छे संबंध हो तो भैंस का करो। क्योंकि अभी भी भारतीय साइकोलॉजी ऐसी, मानस शास्त्र, कि जब तक दूध गाढ़ा नहीं होता चाय का मज़ा नहीं आता। गाढ़ा दूध चाहिए, गाढ़ा दूध चाहिए।
अगर आपके पास मार्केटिंग का ये नहीं है, सोर्स नहीं है बेचने का, तो आप जहाँ पे आपको डेयरी है एक फिक्स रेट मिलता है, तो आप या कोऑपरेटिव कोई, हाँ, तो जर्सी का करो। मैं HF का नाम नहीं लिया, बहुत बीमार गिरी थी। HF में करना ही है, इमीडिएट पैसा चाहिए 1 महीने को, तो जर्सी करो। और कल जेवर से एक आया था मेरे पास नोएडा में, वो बोला सर मैं क्या करूं, जो आप सवाल पूछे उसने कल पूछा। मैं बोले देख इमीडिएट पैसा चाहिए तो ये दोनों ऑप्शंस हैं। नहीं बोले मेरी 20 एकड़ ज़मीन है, मुझे ऑर्गेनिक में जाना है और एक्सपोर्ट्स में जाना है। 25 साल का यंग लड़का अगर ऐसा सवाल पूछ रहे तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। अगर देख अगर 3 साल तेरे में थोड़ा सा नुकसान सहन करने का है, 3 साल में खेती का सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक हो जाएगा। बाद में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर खुल रहा है, करो किसी मॉल के साथ टाई अप। तो ये आप मार्केट का स्टडी करो, उसके ऊपर आप मार्केट में उतरो। किसी का यूट्यूब देख के डिसीजन मत लो, कस्टमर इज द किंग। अब लोग ब्रीडिंग की बात करते, सर मुझे वो 5 लाख में गाय बेचना है, 21 लाख में सांड बेचना है। मैं बोला आपके पास पेशेंस और इन्वेस्टमेंट कितना है? आज आप पैसा डालेंगे, सांड को बड़ा करेंगे, 3 साल के बाद वो बनेगा, तब तक तो उसका खाने का मीटर रोज 300 रुपये चालू है। 3 लाख रुपए है क्या, जिसका रिटर्न 3 साल में कुछ भी नहीं है। एक स्टेट में आज सांड का रेट 7 लाख से शुरू हो रहा है, गुजरात जैसे स्टेट, मैं नाम नहीं ले रहा। बाकी के अभी कल कौन किसान संघ की बैठक में एक जन आए थे, बोले आप ओंगोल पे काम करेंगे क्या विजयवाड़ा में? बोले जरूर, देसी नस्ल को बढ़ाना ही तो मेरा काम है। महाराष्ट्र में खिल्लार ब्रीड के ऊपर वो रेस में जाते तो 3.5 लाख से 9 लाख रुपए तक बैल है। बट अगर गाय का घी बनाते एड्स के पेशेंट के लिए कितना अच्छा है, खिल्लार गाय का। यस, फिर महाराष्ट्र इसके ऊपर संशोधन क्यों नहीं करता? करना चाहिए, गौशालाओं का काम यही है। जब दूध का उत्पादन हम करते हैं, हाँ, एक बहुत बड़ा दूध की जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग, हाँ, पर लीटर, हाँ, वो कॉस्टिंग जगह जगह डिपेंड करती है हाँ, कि आप कहाँ रहते हैं, चेंजेस भी होते हैं, चारे की उपलब्धता और ये सब। एक इन जनरल बात करें तो दूध की कॉस्टिंग कम कैसे हो, ये सबसे पहला पशुपालक के मन में सवाल आता है। इसका समाधान क्या देखते हैं? कॉस्ट कटिंग में पहले आप हरे चारे का प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन का, दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट, उसमें हरा चारा आ गया। खुद का हरा चारा अपने खेत का अगर है तो 1 रुपया पर केजी। खेत में से जब आप डेयरी में ला रहे तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 रुपये केजी। जब आप उसका साइलेज बना रहे तो 80 पैसे बढ़ा दो, 2 रुपये 80 पैसे। जो फार्म मध्य प्रदेश का मैं 3 साल से संभाल रहा हूँ, उसने बोला सर इस टाइम हमारे से थोड़ा लेट हो गया, 4 रुपये कॉस्ट आ गई। आपके पास बिल्कुल हरा नहीं है और मार्केट से साइलेज ले रहे हैं, कोई भी साइलेज 7 रुपये के नीचे नहीं है। नहीं, बिल्कुल 7, तो पर केजी आपका 3 रुपये नुकसान हो रहा है। एक गाय रोज 20 किलो खाती है, 60 रुपये तो एक जानवर के पीछे रोज का नुकसान। सो सेल्फ डिपेंडेंसी हरे चारे में होना चाहिए। सूखे चारे में जो तूड़ी रहती है, तूड़ी में वैल्यू बहुत कम रही, बट तूड़ी ज़रूरी तो है। 6 रुपये में जो तूड़ी इमीडिएटली मिलती है पोस्ट हार्वेस्टिंग, आप जितना देर करोगे 40% नुकसान होगा, वो 10 रुपये भी जाती है। भूसा। बाद में बात करते खल्ली की। खल्ली के रेट चेंजेस होते रहते। आपकी ज़िंदगी में मैंने तो नहीं देखा खल्ली का लैब रिपोर्ट आपने कभी मांगा? प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फैट कंटेंट, फाइबर कंटेंट। हाँ। आप क्या चिल्लाते हैं? सरसों खली 35 रुपये किलो, कपास की खली 40 रुपये किलो, बीटी कॉटन वाली खली 32 रुपये किलो। अरे आप खली को रेट के ऊपर देख रहे हैं। कैटल फीड में अलग अलग कंपनियां हैं, उसको रेट के ऊपर देख रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे? दूध मोटा होता है, फैट बढ़ता है, घी ज़्यादा बनता है। देसी भाषा में कहे तो जो गाय बिलोना खली खाती है, सरसों खली खाती है, उसके दूध में घी ज़्यादा आता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, कपास की खली ज़्यादा यूज़ होती है। उसमें इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है कि जो गाय ने 20 साल जीना चाहिए, उसका लीवर, किडनी, हार्ट 5-10 साल में ही खराब हो रहा है बीटी कॉटन से।
खल्ली का लैब रिपोर्ट तो मांगो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो अपन उसमें पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर देखेंगे कितना है, कम से कम अभी लैब रिपोर्ट तो मांगो। पैसा दे रहे हैं ना, सबसे महंगी तो खल्ली है, फिर लैब रिपोर्ट क्यों नहीं? वो जिस दिन मांगना चालू करोगे आपकी खल्ली में जहर कम हो जाएगा, जहर कम होगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो खल्ली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए, क्योंकि हमारा लालच है। जो गाय 2 लीटर दूध देती थी उसको हमको 4 लीटर पे लेके जाना। बट खल्ली में जहर नहीं होना चाहिए, कैटल फीड में जहर नहीं होना चाहिए, हरे चारे में सूखे चारे में नहीं होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप फीडिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। मेरा 34 साल का अनुभव बोलता हूँ, अगर फीडिंग अच्छा है, प्रॉपर है, 3 रोटी के साथ 1 दाल कटोरी है, ये अगर जम गया, आपने गाय को आजोला दिया, आपके चाफ कटर का आरपीएम अच्छा है। देखो भारत में आरपीएम की कोई बात नहीं करते चाफ कटर की। आई मे बी द फर्स्ट। कितने घंटे में कितना चाफ कटर करे तो कितना आउटपुट निकलता है। अब मैन पावर की बात करें ना, लेबर समस्या गौशाला के मालिक को ही मालूम नहीं चाफ कटर का आरपीएम कितना है और कितना होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है एक मोटर के आरपीएम से गौशाला प्रबंधन पे? कनेक्टिविटी क्या है? पहला तो है लेबर नहीं मिल रहे, जो मिल रहे वो काम नहीं कर रहे ठीक से, उनको ही संभालना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, मेरी एक नाम नहीं लूँगा, पुणे में 2000 गाय की गौशाला है, हड्डी पसली दिखती है गौशाला। गाय का बदनसीब ऐसा है कि खाने का जो खोर, आप मेंजर बोलते हैं, खोर टाइल्स के बने, खोर टाइल्स से बने, और गाय की हड्डी पसली दिख रही है तो खाने को कम है। अब मैंने उनको बोला चाफ कटर का आरपीएम देखो, 10 लेबर 2 घंटे में जितना आउटपुट निकाल रहे हैं, वही अगर चाफ कटर चेंज करेंगे 1 घंटे में 5 लेबर काम करेंगे। लेबर बचते थे, उसी लेबर को दूसरा काम बोलते थे, और गाय को खाने को अच्छा मिलता था। मैन पावर, मैन आवर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना आप। बिल्कुल। तो हर एक लेबर से क्या काम करवाना है, ये गाय के डेयरी फार्मर के और गौशाला मालिक के, संचालक के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ही शुड बी वेरी वेल क्लियर अबाउट दैट। चाफ कटर का आरपीएम, अजोला, 95% लोग अजोला नहीं देते। गाय गाभिन कैसे रहेगी? बोलते हैं गाय खाती नहीं है। दूसरा उसमें है कुछ, कई बार अजोला कई किसानों ने प्रयोग किया, बोले ये है नहीं कुछ, केवल इसका नाम है अजोला। वही बात आती है, यूट्यूब देख के, ये चैनल देख के पहचानत हो जाती। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 90% आपके क्वेश्चन इसी से छूट जाएंगे। आपको जिंदगी में एक बार पुणे में आके अजोला समझना पड़ेगा। जो लोग डेयरी को दूध डालते हैं उनको फैट के ऊपर रेट्स मिलते हैं। जिनको पंचगव्य, पंचगव्य के लोग हमेशा रोते हैं कि बिलोना घी बनाने में बेचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 3-3.5 हज़ार लोग, मिडिल क्लास सोसाइटी के लोग रेट नहीं देते हैं। मैं बोलता हूँ अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे, अभी आम तौर पे 30 से 35 लीटर दूध लगता है। मुझे 5 साल में 1000 फ़ोन आए पंजाब से तमिलनाडु तक। मैं बोलता हूँ अगर आपको सेलिंग रेट अच्छा नहीं मिल रहा है या आप संतुष्ट नहीं है, आप प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। 20 लीटर दूध से जिस दिन पंचगव्य के लोग 1 किलो बिलोना घी बनाएंगे, उस दिन ये मर्सिडीज में घूमेंगे, क्योंकि आपकी निगोशिएशन स्किल बढ़ गई। मार्केट में आप टिकना है तो सेलिंग रेट बढ़ाओ, नहीं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। उसके लिए चाहिए अजोला। अच्छा, अजोला में क्या दिक्कत है? 4x6 का बेड है और 2 मुट्ठी खिलाना है। गाय गाभिन रहेगी, दूध में फैट वसा बढ़ेगा, दूध 10% बढ़ेगा, और लेबर ज़्यादा नहीं लगता। आप खेत में जा रहे गौशाला में, लेबर के लिए कुछ न कुछ लेके जाते समय उसके बच्चे के लिए 2 बिस्कुट लेके जाओ पार्ले का, बच्चे को खिला दो, उसको बोले यार 2 मुट्ठी खिला दे। आ चलो, मैनेजमेंट है सब। 2 मुट्ठी अजोला खिलाएंगे तो आपका इतने रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट विदाउट अजोला गाय पालक खुश नहीं रहेगा, ना गाय खुश रहेगी।
तो ये फीडिंग की बात कर रहे हैं हम। 20% आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, भारत की बहुत बड़ी समस्या है थनैला बीमारी, मस्टाइटिस। मस्टाइटिस खास करके HF जर्सी में ज़्यादा होती है। ज़्यादा देसी गाय में कम होती है, पर आजकल जो मैं ज़्यादा देख रहा दूध हूँ, देने वाली गाय उनमें बड़ी प्रॉब्लम है। मैं देख रहा हूँ अभी पुणे में भी देखा, बेंगलोर में देखा, अहमदाबाद में भी देखा। जैसे जैसे हमारा लालच बढ़ रहा है ज़्यादा दूध वाली गाय चाहिए, वैसे वैसे थनैला बीमारी अब देसी गायों में भी आने लगी है। तो आयुर्वेद होम्योपैथी का इस्तेमाल करो, उसका टेस्टिंग करो, आराम से 20% दूध बढ़ जाएगा। अब हम 20 और 20 40% हो गया। इंजीनियरिंग में 5% के ऊपर वो टर्नओवर करते हैं। अब तो मैं 40% की बात करूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, उसमें गूगल सेटिंग है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सूर्योदय, सूर्यास्त, अमावस्या, पूर्णिमा, ये गूगल में समझ में आता है। वो देख के आपके गाय के ऊपर क्या परेशानी है, CCTV का कनेक्शन है, 5,000 में सब बैठ जाता है। गाय का गोबर कैसा है, आप 10,000 गाय का गोबर का फोटो मुझे भेजो, मैं पुणे में कॉफ़ी पीते पीते बताऊंगा क्या समस्या है। गोबर जिसको समझेगा उसके पास 5% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या खर्चा कम हो। अब लास्ट वाली बात बोलता हूँ, गायों के नाखून बहुत जगह पे आप जाओ ऐसे रहता है, खुर बड़े हुए रहते खूर बड़े हुए। आपके शूज़ में रेती का कंकर है, आप चल पाते हैं? दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। आप बोलते गाय दूध कम दे रही है, 50 लीटर दूध तो बढ़ जाएगा, साल में 2 बार नाखून घासेंगे तो। हम 5 साल से ये संभाजीनगर में कर रहे हैं, कम से कम देखने को तो आ जाओ, करो या ना करो बात अलग। तो सेलिंग रेट अगर नहीं बढ़ता है, आपकी कुछ लिमिटेशंस है, डेयरी होगी या आपको 90 रुपये से, अभी समझो तुम्हारे नोएडा में 120 रुपये रेट होगा, अहमदाबाद में 120 है, बेंगलोर में 120 है, पुणे में भी अभी 90-100 चल रहा है। तो रेट तो लोकेलिटी के ऊपर चेंज होते रहेगा। आप आपका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो ये 6 बिंदु है मेरे गुरु की किताब है हिंदी में, उतना भी किए तो एक 5 गाय वाला किसान खुश रहेगा, बट ही शुड फॉलो दैट 6 स्टेप्स। सर, आपने आयुर्वेद पे और होम्योपैथी पे बहुत काम किया है, तो सबसे पहले हम आयुर्वेद की कुछ बातें करेंगे। बहुत काम नहीं किया, बट इम्प्लीमेंटेशन आपका अनुभव बहुत है। आयुर्वेद में ऐसे कुछ 5 तरीके या 5 चीजें क्या है जो एक तो सामान्य पशुपालक अपने घर पे कुछ ऐसी औषधियां रखे, जो वो रखे और उसका उपयोग करे। दूसरी बात, ये कौन कौन से 4-5 टिप्स आप बता सके जो इन बीमारी के लिए ये दीजिए, और बहुत रामबाण है, बहुत अच्छा है। पहले बात करते हैं, गाय की गाभिन समस्या ज़्यादा है अपने पास। 30% गाय रिपीट होती है, 1 बार 2 बार 5 बार गाय किसान लगाता है, फिर बोलता है जाने दो, अब इसको छोड़ दो ना। रिपीटर एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रेग्नेंट भी नहीं है, दूध भी नहीं है, खुद का खेत है तो हरा चारा सूखा चारा खिलाएगा, उसके दिल में ऐसा नहीं रहता कि वो बुचड़ खाने को छोड़ दे। नॉर्मली जो भारतीय जनमानस नहीं है, भारतीय जनमानस ऐसा है। जो नई जनरेशन आ रही है वो प्रोफेशनल है, प्रैक्टिकल है, वो ठीक है, बोले भावनाओं से ज़्यादा जुड़ी भावना से नहीं, वो किसी व्यापारी को बेचते हुए अल्टीमेटली उधर जाता। मैं बोलता हूँ गाय भैंस ब्याने के बाद, गाय 2 महीने में और 3 महीने में भैंस अगर प्रेग्नेंट हो गई तो कोई भी गाय भैंस बुचड़ खाना नहीं जाएगी, फिर रास्ते में ट्रक पकड़ने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए आयुर्वेद काम करता है, होम्योपैथी काम करता है। तो आपके 2 सवाल अलग अलग करेंगे। एक है गाभिन समस्या में, या आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल हीट पे लाना है गाय को, तो गाय ब्याने के बाद 45 दिन में एलोवेरा, ग्वारपाठा बोलते हैं ना, बाजरा और जीरा हम 2014 से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में 2014 में मैंने ये चालू किया, और अभी मैं पंजाब से तमिलनाडु तक इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं ज़्यादा कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, 70% तक आपको है ना, ये किसान
अपने लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो फीड में ये 45 दिन तक देना है, 45 दिन बाद 45 दिन के बाद देना, बाद देना है। एलोवेरा 45 दिन के पहले होम्योपैथी देना है, बट अभी आप आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। एलोवेरा, बाजरा, जीरा। रेशियो क्या रहेगा? वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लो, नहीं तो सूर्या फाउंडेशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को। ठीक है। 34 साल का अनुभव 34 मिनट में नहीं सीखने को मिलता। मैंने पिछले साल 1,500 लेडीज़ को महाराष्ट्र में ट्रेनिंग दिया। मैं जहाँ जाता हूँ बोलता हूँ कि आप मार्केट में जाके डिपेंडेंसी मत बढ़ाइए, आपके किचन में जो मसाला है वैसा ही गायों में इस्तेमाल करना चालू करो। तो अभी जैसे बारिश के दिन है, बादल है, जख्म हो गई, खर्चा तो होता है दुरुस्ती के ऊपर। ये गाय ने से दूसरे गाय को भी टक्कर मारती, कई बार ऐसा होता है। अभी कहाँ मैं गया था बहादुरगढ़, तो एक गाय के थान के ऊपर दूसरे गाय ने पैर रख दिया, वो जख्म सूख रही नहीं। कोई भी जख्म, आदमी की, गाय की, रहने दो। आप करेला तो खाते हैं, बस एक करेला गाय के जख्म के लिए रखो, उसका जूस निकालो, जख्म के ऊपर डालो, 2 दिन में भूल जाओ यहाँ पे जख्म थी। मैंने आपको कोई हिमालय से संजीवनी यूरिटी तो नहीं लाने को बोला, करेला तो आपको मालूम। अर्जुन, अभी महाभारत का अर्जुन छोड़ दो, गाय के लिए अर्जुन क्या काम का है? उसकी जो छाल रहती है, अर्जुन का पेड़, उसकी छाल, उसकी जो छाल रहती है वो आदमी में कार्डियक प्रॉब्लम्स में, हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने जिंदगी में पहली बार गायों में हार्ट अटैक देखा, एक गाय में, जिंदगी में एक ही बार देखा। अगर गायों को आप अर्जुन की छाल खिलाना चालू करेंगे, उनको भी जानवर है तो हार्ट अटैक आता ही है, मगर महंगा है, नहीं मिलता, समझ में नहीं आता अर्जुन कौन सा है। ठीक है, अर्जुन का पाउडर मिलता, जख्म के ऊपर डाल दो, 12 घंटे में जख्म है बोल के समझ में नहीं आएगा। मेरे खुद के बारे में हुआ था, मुझे ऐसी ब्लेड लगी थी, बस वहाँ पे अर्जुन डाल दिया, शाम को देखा तो जख्म दिख रही नहीं। तो किसान को अर्जुन यहाँ कहाँ पे, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में बहुत अर्जुन के पेड़, अब ढूंढो मिलेगा। जख्म के लिए करेला तो बहुत ईजी, करेला बहुत ईजी। और ऐसे कुछ ये जो HF जर्सी है, ये 20 डिग्री से 32 डिग्री तक, 27 डिग्री तक अच्छा टेम्परेचर एडजस्ट करती है। 32 के ऊपर उनको परेशानी होती है। अब हम ऐसा मान के चलते कि हमारी देसी गाय की रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, मगर 37 के ऊपर जाने के बाद तो दिक्कत होती है। अभी महाराष्ट्र में 42, 44, जलगांव में 46 डिग्री टेम्परेचर जाता है, नांदेड़ में। इस टाइम पे गाय ने क्या करना? आप उसको AC तो नहीं लगाएंगे, बर्फ का पानी तो नहीं देंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं दे रहे, एलोवेरा मालूम है 46 डिग्री सेंटीग्रेड को गाय को अगर आपको AC का फीलिंग देना है, तो जब भी 37 डिग्री आपके मोबाइल में बता दिए, एलोवेरा निकालना, उसका गूदा गाय के गर्दन से दुम तक, उसका दिन में एक बार ऐसा पूरी रीढ़ की हड्डी पे लगाना। ओके, इतना बढ़िया काम करेगा वो, क्योंकि धूप जैसे बढ़ेगी वैसे गाय प्रेग्नेंट भी नहीं रहती, दूध भी कम होता। एलोवेरा इतना सस्ता और इतना आसान कुदरत ने भारत को दिया है, सिर्फ इस्तेमाल करना। दूसरा चीज़ एक है, दूध फटने लगता है बड़ी फरवरी के आगे, जैसे तापमान बढ़ता है। हाँ, कस्टमर के कंप्लेंट्स आते हैं, उसकी क्या बदबू आ रही है, फट रहा है, कुछ तो भी कस्टमर। मैंने जोधपुर का कस्टमर था 2019 में, बोले सर कुछ तो बोलो, सस्ता भी चाहिए और असरदार भी चाहिए। मैं बोला यार तो एक काम कर, मुलेठी खिला गाय को। मुलेठी मस्त काम करता मुलेठी। हफ्ते में 2 बार 50 ग्राम दिया, चौथे दिन में परिणाम आ गया, कस्टमर कंप्लेंट कम हो गया। अब जो गौशालाओं में सांड अच्छा काम नहीं करते, एक रेशो होता है 20 गाय के लिए 1 सांड,
अब 50 गाय भी रख रहे हैं आप, बाहर की भी ले रहे हैं, सांड एक ही रख रहे हैं, तो उसकी इफिशियंसी क्या रहेगी? तो ट्रायल एरर करना है या सांड की ताकत बढ़ाने के लिए लहसुन और मिलेटी खिलाना है, निर्णय आपका, क्योंकि वो 300 रुपये का रोज खा रहा है। मिलेटी बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद बेल, यस, बेल। भारत को बेल का महत्व समझा ही नहीं। शंकर जी पे तो चढ़ाते हैं बेल हम। हमारे त्योहारों का जो शास्त्र था वो हमको त्योहार से भगवान से जोड़ा गया था। हमने बस उतना ही पकड़ के बैठे, सावन, सोमवार, बेल। शंकर जी, बस। 2013 में मैंने एक गौशाला में, हाँ, वहाँ पे क्या था, पुलिस वाले लोग वो गाय को ट्रक पकड़ के लेके आते, वो ऐसे 3 पैर पे चलने वाली, ऐसी ऐसी शराब पिए जैसी चलने वाली गाय। बोले साहब आपका आयुर्वेद क्या करेगा इसमें? मैं बोला ज़रूर करेगा, हमको तो चैलेंज ही चाहिए। बेल के पाउडर खिलाना चालू किया। बेल के फल का या पत्ते का? पत्ते का। पत्ते का पाउडर। 3 महीने में सब गाय राइट 4 पैर पे चलने लगे। किया हूँ, पहले करता हूँ बाद में बोलता हूँ। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि हमारे गाय का दूध कम नहीं होना चाहिए, लंबी चलनी चाहिए, मेरे पास 90 पेड़ पौधे का लैब एनालिसिस रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस बेल में। अगर गाय को बेल का पत्ता खिलाएंगे, गाय खुश रहेगी, हड्डी अच्छी रहेगी, मांस पे आएगी, गाभिन रहेगी, दूध आपको अच्छा देगी, और क्या चाहिए? बेल का पत्ता सुखा के, छांव में सुखा के पाउडर करो, गाय को रोज खिलाओ। जो गाय को डायरिया होता है, आप हिंदी में क्या, दस्त होती है, या उसका गोबर नॉर्मल नहीं लगता आपको, उसको फल खिलाओ। फल बेल का फल। अच्छा। आदमी में अल्सर तक काम करता है बेल का। गायों में मैंने रिजल्ट लिया है संभाजी नगर में। 4 दिन से डायरिया नहीं रुक रहा था, 12 घंटे में रुक गया। उसने मुझे बोला सर ये बेल क्या चीज़ है? मैं बोला सब पेड़ का राजा है बेल। हमारे किसान ने करना चाहिए बेल। त्योहार धर्म कितना पालो ना पालो वो बात अलग है, उसका साइंस समझो पर गाय में इस्तेमाल करो। मुझे आदमी में कुछ नहीं समझता, गाय में तो समझता। आयुर्वेद की बहुत अच्छी बातें हो गई। होम्योपैथी का और कुछ, हाँ, कोई एक दौर आपको जो लगता है प्लीज बताइए। एक दौर नहीं, बहुत है, बहुत है। हाँ। ये जो मसल्स होते हैं गाय के, उठने में बैठने में, जो बोन्स का सप्लीमेंट करते हैं, अश्वगंधा चाहिए, दूध बढ़ाने के लिए शतावरी चाहिए, जीवंती चाहिए। ये मैं आपकी खेती को डिस्टर्ब करो नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज के ऊपर लगाओ। अगले 30 साल का रोड मैप बनाओ। अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती, गिलोय, नीम गिलोय, हाँ, कौन सी भी नहीं, नीम गिलोय। गाय को बुखार आ गया, हाँ, फटाक डॉक्टर को फोन, डॉक्टर आया, 4 इंजेक्शन दिया, चलेगा, 1000 रुपये का बिल। अरे नीम गिलोय खिलाओ ना। अगर आप गाय पालते हैं, गौशाला चलाते हैं, तो उस गिलोय के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, रोज गिलोय चाहिए। जो क्या बोलेंगे, बाल रहते हैं ना, गाय की चमड़ी रहती है, खास करके आप जहाँ पे देखो ऐसे रफ स्किन रहती है, गिलोय खिलाओ, 15 दिन में गाय ऐसी रेशम जैसी चमकती है। क्या स्किन कोट होता है इसका, और कोई भी बुखार निकल जाता है उसमें। नीम गिलोय से क्या अभिप्राय है? गिलोय तो आपको कई जगह मिलेगी, बट उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो नीम गिलोय से ज्यादा पड़ती है। कोरोना में लोगों ने गिलोय बहुत खाई, हमारी गाय को क्यों नहीं दे रहे फिर? उसको भी तो वायरल डिसीज होते हैं, लंपी कहाँ से आए? गाय को खिलाओ। गौशाला में, जिन गौशालाओं की खुद की जमीन है, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, नीम के पेड़ ढूंढो, गिलोय लगाओ, खिलाओ। फिर बात करते हैं सौंठ। सौंठ। अभी आजकल देखो ना, आदमी बहुत जल्दी
फ्रैक्चर भी हो रहा है, एडमिट भी हो रहा है। पहले 1.5 लाख रुपए की वॉशरूम बनाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, फिर एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हड्डी में कैल्शियम कम हो रहा है। वैसे गाय को अगर हड्डी मजबूत रखना है तो सौंठ चाहिए गाय को, उसके मालिक को भी चाहिए अगर फ्रैक्चर नहीं चाहिए तो। जीरा, अब क्या हिंदी में जीरा बोलते हैं, जीरा बोलते हैं। गायों की जो रिपीट की समस्या है, जीरा बहुत अच्छा काम करता है। तो फूड इज मेडिसिन। ये 8 पौधों का 5 ग्राम पाउडर ईच, गायों को हर्बल लड्डू, तिरुपति के लड्डू नहीं, गायों का खुद लड्डू बनाओ, गुड़ डालो। 8 पौधे, अश्वगंधा, शतावरी, जीवंती, गिलोय, बेल, सहजन, सौंठ, जीरा, सॉरी हल्दी। अच्छा, हल्दी। हर्बल लड्डू बन गया। 24/7/365 मस्त काम करेगा, लाइफ टाइम दे दो। जो मैंने 19 ब्यांत की गाय देखा है, 19 ब्यांत की, लोग 6, 7, 8 ब्यांत में ही थक जा रहे हैं। मैनेजमेंट अगर अच्छा है, अगर आपका क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन अच्छा है, तो आपको ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 8 पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है। और जो हिंदी में किताब मिलती है पशु आयुर्वेद की, वो तो रोज 1 पन्ना तो पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने, आयुर्वेद इतना बड़ा ठीक है। आप रामायण महाभारत में इतने युद्ध हुए, हाथी घोड़े, वो सब, कोई बोलेगा, एक ग्रेजुएट बोलेगा ये मत कहानी बताओ, ये महाराणा प्रताप के लड़ाई देखो अभी की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, वो लोग तो इतने होशियार थे, रात भर में बीमारी दुरुस्त करते थे घोड़े की। अभी भी नासिक में जो आदिवासी लोग हैं, क्या हुआ था, एक किसान संघ की बैठक में मैं मेरा परिचय दिया, मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, 97 की बात है। वो बाजू वाला हंसने लगा, बोला यार मेरा वेटरनरी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बता रहा हूँ, इजराइल रिटर्न हूँ। वो हंस रहा है मेरे ऊपर और बोले हमने जिंदगी में वेटरनरी डॉक्टर कभी देखा ही नहीं, ना हमको जरूरत है। हाँ, ना हमको जरूरत है, क्या कॉन्फिडेंस है। वो बोले जहरीला सांप ने भी काटा हमारी गाय को, हम दुरुस्त कर लेते हैं। ये नॉलेज हमने खो दिया, वो जो पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज था, जो आगे बढ़ाना चाहिए था, वो हमने खो दिया। अभी भी जो ट्राइबल लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, आम के अंदर जो गुठली रहती है, गुठली को वो थोड़ा सा नमक लगा के खाते हैं, अभी भी खाते हैं। वो गुठली गाय के काम की चीज। आम के जूस तो खाते हैं, फिर गुठली गाय को क्यों नहीं देते? फिर क्यों चिल्लाते हैं खली का रेट ज्यादा है? कॉस्टिंग, एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू कॉस्टिंग। 9 प्रिंसिपल्स है इंडस्ट्री के, बजटिंग, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। इसको छोड़ के कोई बड़ा ना बन सकता, ना प्रॉफिट में आ सकता। फूड वेस्ट ये एक बड़ा भाग हो सकता है गायों के चारे का, आहार का। हमारा जो मनुष्य का फूड वेस्ट है, वो जो रोटी देते हैं गायों को, ठीक है, थोड़ा सा पुण्य कमाना होगा या अपने पाप धोना हो गोग्रास के नाम पे, ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय का पेट उसके लिए नहीं बना है, उसका हरे चारे के लिए, यानी चारे के लिए बना है। हाँ, आपको डोनेट करना है तो हर्बल लड्डू का पैसा दे दो, नहीं तो हर्बल लड्डू ला के दे दो। हाँ, मैं थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट करता हूँ। एग्रीकल्चर एंड फ्रूट वेस्ट। फूड वेस्ट में मुझे उतना मैं अनुकूल नहीं। भारत में 11,000 करोड़ रुपए का फ्रूट वेस्ट एंड वेजिटेबल वेस्ट रास्ते पे सड़ता है, मंडियों में बड़ी बड़ी। 11,000 करोड़ का सममूल्य का एग्रो और फ्रूट वेस्ट हमने अगर गायों में, गौशालाओं में खिलाया, कितना खर्चा कम होगा? आपके पहचान में 100 किसानों को गायों में फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट खिलाना चालू करो। आप मुझे कॉस्टिंग करके बताओ, मैं ऑनलाइन हैंडल करूँ। उसमें बताते हैं फफूंद रहता है, इसके कारण गायों को नुकसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मटर के छिलकों को गायों को दिया तो कई साइंटिस्टों के मानने मटर के छिलके में फफूंद रहता है, वो बड़ा
खतरनाक है उनके लिए। व्हेन यू वांट टू सेव द मनी, आपको अगर पैसा बचाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा तो वो भी आपको मालूम है। बाजार से सब्जी गोभी लाई तो खा भी नहीं सकते। हमारे पास एक 4 साल से ऐसा किसान है, 30 खिलार है, 10 गीर है उसके पास। जो मैं मार्केट से खाने को सब्जी डरता हूँ, उनकी खेती जहर मुक्त खेती है, जैविक पद्धति की, 0 बजट फार्मिंग। वो गाय को आराम से खिलाते हैं। और जो बात आप कॉस्टिंग की कर रहे हैं, वहां पे आप आइए, पूना से एक 250 किलोमीटर है, उनके खेत में खेती का एक अलग मॉडल बनाया उन्होंने। वो एक लखपति किसान, बट उसका जो रेसिड्यू रहता है सब्जियों का, गायों को खिला के हरे चारे का खर्चा उन्होंने बहुत कम किया है। और ये आज का नहीं, 4 साल का रिकॉर्ड है। मैं जब उनके पास जाता हूँ, कच्ची गोभी के पत्ते खा लाता हूँ, क्या मिठास है उसमें। तो आपको, आप मेरे से ये मत लड़ो कि आज़ादपुर की मंडी से मैं लेके आऊंगा और गाय मर जाएगी, उसमें जहर ज्यादा है, पेस्टिसाइड। मैं ये कहता हूँ जहर मुक्त खेती करने वाले अभी उतना अवेयरनेस आ गया है, वो किसान को ढूंढो, उससे टाई अप करो, वो लेके आ जाओ। सुबह 3 बजे मंडी में चुकंदर का रेट क्या रहता है, वो 8 बजे दुगुना हो जाता है। चुकंदर गायों को खिलाएंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, क्यों सलाइन कैल्शियम लगाने की जरूरत पड़ेगी, विटामिन की जरूरत क्यों पड़ेगी। चुकंदर एक बहुत बड़ा काम करता है। योगी जी, आपने आयुर्वेद की बहुत सारी बातें बताई, अब हम कुछ होम्योपैथी के बारे में आपसे जरूर सवाल करेंगे। हाँ। ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं? होम्योपैथी एक बहुत सस्ता उपाय है ये भी। हाँ, और अच्छा भी है, कारगर हमको लंपी में अच्छे रिजल्ट बहुत अच्छा। ऐसे कौन कौन से ऐसे दवाइयां हैं जो सामान्य पशुपालक अपने रखे और उसको उपयोग करे? एक तो क्या है कि हमारे 4.5 साल की वेटरनरी एजुकेशन में होम्योपैथी आयुर्वेद नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये। दुर्भाग्य। दूसरा, इसका जो पाठ्यक्रम रहता है 5 साल का, ये 10-10 साल को बनता है, और वो उसमें चेंज नहीं होने देता। तीसरी समस्या ये है कि अगर पशुपालक का नॉलेज ज्यादा बढ़ गया तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। ये हमारी शिक्षा पद्धति है, बहुत गलत है। और चौथा जो होम्योपैथी है कि हमारे कुछ वेटरनरी डॉक्टर का कहना ऐसा है कि एलोपैथी इज ए, मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, बट एलोपैथी इज ए डिफाइंड सिस्टम विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रायल्स। ऐसा आयुर्वेद होम्योपैथी में नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम दावा तो करते हैं लेकिन बिना एविडेंस के। हाँ, एविडेंस। अब मैंने लंपी में 40-40 हजार रुपए खर्च किए वाले किसान देखे हैं, फिर भी गाय मर गई। और जो हमने भारतीय किसान संघ पूना ने पूरे भारत में 100 रुपए में होम डिलीवरी लंपी की बीमारी भेजी थी, काम कर गई। हम इतने रील्स देखते हैं आजकल, तो लंपी के बारे में होम्योपैथी का सोचो। तो ऐसे होम्योपैथी दवाइयां कौन कौन से अपने यहाँ रखें लोग इसको? पहले तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हमारे ही वेटरनरी डॉक्टर ये यूट्यूब ये चैनल देखने के बाद मुझे 10,000 फोन आने वाले कि आप क्यों बता रहे हो होम्योपैथी। बिल्कुल सही बात। आयुर्वेद होम्योपैथी क्यों बताते हैं? मत बताओ। पानी में रह के मगरमच्छ से बहुत दुश्मनी मोल ली है 35 साल में। अब तो आप इंटरव्यू में आ गए हैं। होम्योपैथी का किट कोई भी किसान खुद बना सकता है और 43 बीमारी खुद दुरुस्त कर सकता है। 43, उसमें से 10 से 15 बीमारी ऐसी है जो रोज की है। एक 10 गाय का फार्म आप पकड़ो, बुखार आएगा, गाभिन नहीं रहेगी, थनेला हो जाएगा, चमड़ी की बीमारी होगी, लंपी आएगा, वो डिवर्मिंग, पेट में कीड़े हो जाते हैं, अफारा पकड़ता है, गैस पकड़ता है। तो इतना तो आपका सर दर्द है तो झंडुआ में रखते हैं, फिर इतना तो कीड़े बनाने में क्या प्रॉब्लम? हरा चारा चेंज होता है कभी कभी, कभी सूखा चारा चेंज होता है। ये जो चारे का चेंजेस होता है तो कभी कभी गैसेस या एसिडिटी बन जाती है। नक्सोमिका खिला दो। नक्सोमिका
पोटेंशी ये सब में 200 ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग पोटेंशी तो बता, क्योंकि आप आपके हाथ में आज ना पेंसिल है, ना डायरी है, ना कैलकुलेटर है, ना हाइलाइटर है, रिकॉर्डर हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ पोटेंशी नेक्स्ट ओमी का अच्छा है। उसके बाद जो गाय आपको लगता है कि डिलीवरी के बाद 45 दिन में हीट पे आना है, उसका यूट्रस नॉर्मल होना है, गर्भाशय, सेपिया खिला दो। सीपिया ये 1995 का रिजल्ट है, मगर ये जिनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, इन्होंने ये बात दबा के रखी है। डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद अगर सेपिया खिलाएंगे 70% गाय नॉर्मल पे हीट पे आती है, 2 महीने में गाभिन रहती है। कितना खर्चा है? 100 रुपया। एक गाय पलट गई तो 3000 रुपये नुकसान। 100 रुपये में क्या नुकसान है? 100 रुपये का किताब रखो। 100 रुपये की उस गणित को समझाइए आप। कई बार मैंने सुना है आपके मुंह से, एक बार गाय हीट पे आई, हाँ, रुकी नहीं, हाँ, उसको कितना नुकसान, फिर दोबारा ये गणित आप कई बार बताते हैं, कितना नुकसान। अच्छा, आज की तारीख क्या है? 25 अक्टूबर। आज जो गाय हीट पे आई समझो, वो आपने उसको डॉक्टर को बुलाया, उसने सीमेन लगा दिया या फिर सांड लगा दिया, हो गया उसका। जो लेडीज में अपन एमसी साइकिल बोलते हैं, वैसे ये गाय का ईस्ट्रस साइकिल है। ये फिर अगर 21 दिन के बाद अगर हीट पे आई तो कितने तारीख को आएगी? 25, 5, 16 अक्टूबर को आएगी। उसका जो 9 महीने 9 दिन है, उसमें तो चैलेंज नहीं, ना शॉर्टकट है, तो नहीं है। फिर आपके हाथ में क्या है? वो 25 तारीख को ही लगना चाहिए, गाभिन होना चाहिए। वो अगर 16 तारीख को लगेगी अक्टूबर को, तो रोज का 200 रुपये खर्चा, 20 दिन की कितने हुए? 4000 रुपये। उसने 20 दिन में जो दूध देना है, एक 5 लीटर तो पकड़ो। 5 लीटर आप दिल्ली के रेट में, ठीक है, डेयरी के रेट में 25 रुपये, 100 रुपये, 20 दिन के हो गए, एक 2000, वो 4000, ये तो 6000। अगर आप उसमें से घी बना रहे हैं, उसका पैसा पकड़ो। तो एक साइकिल मिस होने के बाद 5 से 6000, 5 से 6000, और उसको ये सीपिया कंट्रोल करता है। सीपिया करता है, जो अभी एलोवेरा, बाजरा, जीरा बताया। मैंने एक फार्मूला डेवलप किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। सीपिया दें, सीपिया रिपीटर के लिए नहीं, प्रॉपर जल्दी हीट पे आने के लिए। ओके, और थनेला बीमारी बहुत बड़ी है। 7000 करोड़ रुपए खर्चा होता है किसान का ट्रीटमेंट के लिए, देश भर में अगर देखा जाए तो थनेला के लिए। सुबह में फाइटोलक्का, शाम में कोनियम। शाम में कोनियम। हैदराबाद में 2000 गाय के फार्म पे मैं मैनेजर था। रोज 4 इंजेक्शन लगाने, मेरे ज्वाइन होने से पहले लगाते थे। मैंने 30 रुपए में काम किया एक ही गाय, विदाउट इंजेक्शन। इंजेक्शन से दूध भी सूख जाता है कई बार, दूध और पीने लायक भी उस समय, तो उस पीरियड में तो नहीं, वो तो 4 दिन नहीं पी सकते। अब ठीक है, भारत में कुछ भी चलता है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं पी सकते, आप बेच भी नहीं सकते बाय लॉ। हाँ, नांदेड़ में हुआ था 2013 में, 8000 रुपये उसने खर्चा किया थनेला बीमारी पे। मैं बोला ये केस तो मेरे हाथ से निकल गई है बाहर, फिर भी लास्ट कोशिश करेंगे। हमने होम्योपैथी के मार्केट किया, 2 सेट उसको खिला दिए, बिना गाय को हाथ लगाए, फोन के ऊपर 1600 रुपये में गाय नॉर्मल पे आ गई। हालांकि वहां पे होम्योपैथी पहले यूज करते तो 8000 खर्चा करने की नहीं है। ठीक, बेस्ट मेडिसिन फाइटोलक्का कोनियम। सेपिया अच्छा काम करता है। हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी बीमारी है मुंह पका खुरपका, FMD। उसको विटामिन ए के इंजेक्शन, विटामिन डी, फिर बी कॉम्प्लेक्स, ये वोन सलाइन, ये इतना करते। मैं बोलता हूँ आप मर्कसॉल नहीं तो मर्कॉर खिला दो। मर्कॉर मस्त काम करता है। ये देखो, जनरल मैनेजमेंट और स्पेसिफिक मैनेजमेंट में फर्क है। जनरल यानी आपको मालूम है कि साल भर में कौन कौन से सीजन में कौन सी बीमारी आ सकती है। स्पेसिफिक यानी वो ही गाय की समस्या है, तो उसके लिए क्या करना है। तो एक जनरल मैनेजमेंट रहता, उसका बटुआ आप अलग बनाओ।
एक स्पेसिफिक रहता तो किसी मार्गदर्शन ले। एक किस्सा बताता हूँ। मेरे गुरु है पंजाब के, उन्होंने होम्योपैथी की लिस्ट बना ली है और वो लिस्ट का PDF मैं आपको भी दे सकता हूँ। मैं जो आपको जो लग रहा है कि मैं पोटेंसी चुरा रहा हूँ, जो मेरा नहीं है वो चुराने में कोई फायदा भी नहीं है। इट शुड बी पब्लिक डोमेन। आपको दे दूंगा, आपकी वेबसाइट पे आप डाल दो, किसान को भेज दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे जयपुर के कस्टमर को उसकी गाय में एक प्रॉब्लम आ गया और वहां पे एलोपैथी ने हाथ खड़ा कर दिया कि ये नहीं होने वाला, कैंसर है। मेरे गुरु ने फोन के ऊपर वो गाय दुरुस्त की होम्योपैथी से। 2012 में हॉर्न कैंसर, आपको मालूम? सिंह का कैंसर, जालना की केस है, संभाजीनगर के पास। वो बोले मेरे जाने से पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, सिंह कैंसर। बोले साहब बेस्ट सर्जन ने ये ऑपरेशन किया, फिर भी वो अब उसके आने लगे और वो खून बाहर आने लगा, वो टाके टूटने लगे। मैं बोला मुझे तो उस टाइम होम्योपैथी का नॉलेज नहीं था, मैं पूछ के देखता हूँ मेरे गुरु को। फिर इंदौर में सोलंकी बोल के थे, सक्सेना और सोलंकी। भारत में है ना, टैलेंटेड लोगों को कीमत नहीं है। नहीं तो वो सक्सेना सोलंकी का अगर नॉलेज यूज करते, किसी भी गौशाला लॉस में नहीं रहती, गाय का मालिक, भैंस का। फिर उन्होंने मुझे फोन पे गाइड किया। यू विल नॉट बिलीव, वो गाय 10 साल थी, वो कैंसर भी रिपीट नहीं हुआ और गाय मालिक भी खुश हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन हॉर्न कैंसर और एनी कैंसर। होम्योपैथी बहुत। प्रशांत जी, आप कई बार आपके वीडियो में 9 पिलर्स की बात करते हैं, जो 9 स्तंभ है पशुपालन के, बहुत महत्वपूर्ण। तो शॉर्ट में हमारे दर्शकों को समझाइए। 34 साल का आपको शॉर्ट में चाहिए? बिल्कुल शॉर्ट में चाहिए। एग्जाम ले रहे हैं मेरी? अच्छी। आपको एक साल में कितने गाय रखना है? समझो 20 रखना है तो पहले 10 ही लाओ, नहीं तो 5 ही लाओ। उसका बजट बनाओ। बजटिंग हो गया, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, रोज का। तो फिर आपको मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैसे आएंगे, कैसे यूटिलाइज होंगे, उसका समझ में आए। तो 1 साल में तो डबल हो जाएगी। जैसे 5 रखें बच्चों ने, 1 साल बाद डबल। वो तो बच्चों का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 6 महीने के बाद जो गायों का दूध कम होगा, आपको दूसरा लॉट लाना पड़ेगा। वो बजट में रखो। ठीक है। आप कस्टमर बढ़ाते जाते, इधर गाय का दूध 6 महीने में कम होते जाता है। कॉस्टिंग 19 रुपए 65 पैसा 1 लीटर दूध बनाने की फीडिंग कॉस्ट है। ऐसा मुझे मेरे कस्टमर ने, जलगांव वाला पाटिल बोल के, उसने मुझे बताया। उसको तैयार करने में मुझे 3 साल लगे। फीड कॉस्ट 19 रुपए 65 पैसे। और 3 साल के बाद उसकी लेवल क्या थी मालूम है? सर अगले महीने अपन फीडिंग कॉस्ट 15 पैसे से कम करेंगे पर लीटर फीडिंग कॉस्ट। ये लेवल तक सीखना पड़ता है। इतना हल्के में लोग बात करते ना, सुबह में चारा खिलाना है, गोबर उठाना है, दूध निकालना है, डेयरी को डालना है कि पश्चिम बिहार में डालना है, शाम को वही करना है। क्या है नया इसमें? ऐसा नहीं होता। यू आर डूइंग ए बिजनेस। अगर प्रॉफिट चाहिए तो फिर दिमाग से ही काम करना पड़ेगा। गोबर उठाने का अहंकार नहीं चलेगा। कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, रोज का हिसाब किताब रोज जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग सिस्टम, ऑडिटिंग बोलते अपने को आदत क्या लगी? एक सीए पकड़ने का, मार्च में पूरा हिसाब किताब ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीट कर ले। हमारा ऑडिट वैसा नहीं है। हर महीने में आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, लेबर, हरा चारा, सूखा चारा, दाना, खल्ली, मेडिसिन, वैक्सीन, डिवर्मिंग, पानी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ईएमआई। कार लेते तो ईएमआई देते, डेयरी फार्म का क्यों नहीं ईएमआई होना चाहिए? आपकी तनख्वाह तो मैंने ऐड ही नहीं करी, फिर भी मेरा 3 साल का पुराना नागपुर का है, 73 रुपीज हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब ठीक है, अच्छे दाम में बेचते तो उनको प्रॉफिट मिला। बायोलॉजिकल ऑडिट, प्रेग्नेंट कितने, नॉन प्रेग्नेंट कितने, मिल्किंग कितने, नॉन मिल्किंग कितने। और 18 महीने की बछड़ी आपकी अगर प्रेग्नेंट नहीं होती, 250 किलो वजन लेके, कल से उसका नुकसान का मीटर 100 रुपये चालू। आमतौर पर 2.5 साल में बछड़ी हीट पे आती है। हमारी जो बछड़ी होती है 18 महीने में आती है। इस फीड से, मेरे मैनेजमेंट, आयुर्वेद, होम्योपैथी, फीडिंग से। अब समझे एग्जाम्पल, गौतम जी की बछड़ी 2.5 साल पे हीट पे आई, डिलीवरी को कब आएगी?
3.5 साल। 3.5। सत्यम की बछड़ी 1.5 साल में हिट पे आई। डिलीवरी कब होगी? 2.5 साल। तो 1 साल में आपको एक बछड़ी मिली सत्यम को ज़्यादा। 100 रुपये खर्चा रोज का बच गया, 36,000 रुपये सेविंग हो गए। बहुत है ना ये? 36,000 रुपये सेविंग करना एक ब्यान। अनप्रोडक्टिव खर्चा आप कम कर रहे हैं, फीडिंग से, मैनेजमेंट से। आपको सिर्फ हर महीने में मुझे एक्सेल शीट में वजन भेजना है। आप किसी को बोलो गाय का वजन कितना है, हाँ होगा 400 किलो होगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, दूध नाप के दे रहे हैं, घी नाप के दे रहे हैं, और गाय का वजन हाँ होगा, ऐसा नहीं चले। गाय का वजन साल में 3 बार जरूर करना चाहिए, और बछड़ी का वजन पहले 1.5 साल हर महीने में चाहिए। और वो भी इफिशिएंसी कब दिखाएगा? जब आपका 18 किलो वजन बढ़ेगा, वो बछड़ी का हर महीना 18 किलो वजन, हाँ बछड़ी का बढ़ना चाहिए, तभी आप एग्जाम में पास है। 15 किलो बढ़ा, आप रोते धोते धंधा कर रहे हैं। तो एक और आप तो कह रहे हैं कि नाप तौल के खिलाना, दूसरी ओर वजन बढ़ाना, ये दोनों चीजें कैसे एक साथ होगी? प्रॉपर अगर मैनेजमेंट है, दोनों चीजें हासिल करना है। नाप तोल के खिलाएंगे तो अनप्रोडक्टिव खर्चा, वेस्टेज खर्चा कम होगा। और वजन इसलिए चाहिए कि 250 किलो वजन नहीं आएगा तो बछड़ी प्रेग्नेंट नहीं होगी, हिट पे नहीं आएगी। एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू कॉस्ट। नेक्स्ट, तो ये बायोलॉजिकल और फाइनेंशियल ऑडिट हम हर महीने ऑनलाइन करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। जैसे अपन पहले बात किए थे कि मेरी गाय 12 लीटर देती है, 15 लीटर देती है, ऐसी भाषा नहीं चलेगी। प्रोडक्टिविटी बोलते उसने एक ब्यान में कितना दूध दिया। लैक्टेशन 1,500 लीटर, लंबी कितनी लंबी चली? 1,500 लीटर दिया, 2,000 दिया, 2,500 दिया। ये मैं देसी गाय और भैंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप HF रखते हैं, जर्सी रखते हैं, तो आप 5,000 से ऊपर रखते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी है, उसी गायों में प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके वॉल्यूम बढ़ाइए। आप सुबह 4 बजे से रात में 10 बजे की इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग की भी करो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बात करते प्रोडक्शन की, वो यूट्यूब पे देख के डेयरी फार्म बहुत लोग डालते हैं, और रात में 2 बजे जब गाय की डिलीवरी होती है, लेबर को बोलते तू देख ले, मैं सुबह 8 बजे आता हूँ। ऐसे से नहीं हो। जिसको गाय से प्यार है वो 18 घंटे का चाहिए रोज। आप मर्सिडीज में, लैम्बोर्गिनी में बैठ के फार्म चला रहे हैं, 8-8 दिन को, 15 दिन को फार्म पे जा रहे हैं। प्रोडक्शन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ छुपी हो रही है, कुछ नहीं। लेबर के भरोसे ये धंधा तो नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी कर सकते। फिर प्रोसेसिंग, आप पनीर, श्रीखंड, आम्रखंड, रसगुल्ला, रसमलाई क्या बना रहे, कितना ज्यादा पैसा आपको चाहिए, थोड़ा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। गोबर गोमूत्र है, 25 प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले लो। फिनाइल, मैं जैसे बोला आपको कि गोबर गोमूत्र से इतने प्रोडक्ट अच्छे बनते हैं, बट हमारे फेलियर क्या है? ब्रांडिंग नहीं। मार्केट में जाओ, हमारे पास ना पैकिंग के ऊपर अच्छा काम करो, लेबलिंग काम करो, ब्रांडिंग के ऊपर काम करो। ब्रांडिंग जब तक आपका इमेज नहीं बनता, ब्रांड इमेज लोगो नहीं बनता ना, जब तक मार्केट में आपको वैल्यू नहीं मिलती, तब तक आपको खुद को तो बोलना पड़ेगा। या फिर ये टी-शर्ट देखने के बाद आपको कोई बोलेगा कैसे हो डॉक्टर साहब, कैसे हो गौतम जी। अब मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप, वो लोग मुझे बोलते हैं आप बहुत ही आगे का बात करते हैं। मैं बोले 1 साल रुपया में पैसा कमाओ, बेस पक्का करो, दूसरे साल अरब कंट्रीज को भेजो, वहां पे भी घी चाहिए, थोड़ा पैसा और मिले। तीसरे साल आप डॉलर में कमाओ। बहुत से नॉन रेसिडेंट इंडियंस अभी अमेरिका में है, उनको चाहिए। और अगर यूरो में पैसा कमाना है जर्मनी में, 4 साल लगेंगे। कंडा तो उस क्वालिटी के चाहिए। सबसे ज्यादा अग्निहोत्र जर्मनी में होता है, अग्निहोत्र, क्योंकि फ्यूल, ये अपना जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, उनके लिए उनको कंडे चाहिए। बट हमारे कंडे को पैकिंग ना लेबलिंग, ना लैब रिपोर्ट, ना डॉक्यूमेंटेशन, ना कोई यूट्यूब। आपके बारे में मीठी बात करने वाला कोई है? सत्यम है, हाँ मैंने गौतम जी की गौशाला से कंडा लिया था, बहुत अच्छा था।
प्रमाण क्या है? प्रमाण, एविडेंस, टेस्टिमोनियल क्या है? और एक सस्ता, अभी जो सोशल मीडिया पे फेसबुक है, 40 मिनट रोज फेसबुक पे पढ़ाई करो कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मुझे कहाँ मार्केट अच्छा है, किसको बुलाना पड़ेगा। एक हीरोइन को 10 लाख रुपए 10 सेकंड के लिए देंगे, आपका साबुन आप एडवर्टाइज करने में शुरू में तो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। कम से कम डॉक्टर प्रशांत योगी को तो बुलाओ, हाँ जी मैंने सूर्या फाउंडेशन का साबुन यूज किया है, बहुत अच्छा है। तो 114 फेसबुक ग्रुप पे 14 लाख किसान देखेंगे कि हाँ ये सूर्या फाउंडेशन के साबुन, ऑर्डर करो ऑनलाइन, भीम यूपीआई, खटाखट। लोगों के जेब में पैसा है, आप क्वालिटी प्रूफ होना चाहिए, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ताकत है। प्रशांत जी, आजकल एक इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चला है, विलेज टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चला है, तो उसको जो कोई छोटा गाय पालता है या कुछ कम गाय पालता है, उसको कैसे जोड़ सकता है और इसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे बढ़ोतरी कर सकता है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। दूध का अर्थशास्त्र अलग है, बिना दूध का अर्थशास्त्र यानी गोबर गौमूत्र का अलग है। अब थोड़ा पैसा और एडिशनल चाहिए जिसमें स्कोप है। 1 से 5 गाय किसान रखने वाला जो किसान है वो खुद की फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज कर सकता है कि मेरे पास आइए, सेल्फी विद कव, 100 रुपये 1 घंटा। आएंगे लोग, आएंगे, आते हैं, जरूर आते हैं। उसके साथ साथ वो उसकी मिसेस को लेके आएगा, 2 छोटे बच्चों को लेके आएगा, अकेला तो नहीं आता। 2+2 एक कार में 4 लोग आ जाते हैं। 1 घंटे का आपको 400 रुपये देके जाते हैं। 400 रुपये कमाने के लिए आपको 4 लीटर दूध निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप 1 घंटा बात कर रहे हैं, क्या किया आपने? आने के बाद उसको वेलकम ड्रिंक दिया, पानी दिया, शरबत दिया, देंगे तो आप नाश्ता देंगे, नहीं दिया तो भी चलता है, 1-2 घंटे में निकल जाते हैं। एक चाय कॉफी 40 रुपये की हो गई। दूसरी बात, आपके फार्म में, डेयरी फार्म में या गौशाला में भगवान कृष्ण का चित्र, राधा का चित्र, गाय का चित्र अगर होगा तो वहां पे खड़े खड़े सेल्फी निकालेगा। मेरे पास कुछ खुद के फोटो है, वो एक आपका अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है इको टूरिज्म में। तीसरा, हगिंग विद द काउ, गाय को मीठी मारने के लिए जो ट्रेंड गले लगाना है, हो जाएगा 2-3 साल में, वो भी पैसा मिलेगा। काउ कडलिंग। चौथा, जो लोग धार्मिक हैं, हर एक भगवान के पीछे एक ऑरा रहता है, वैसा गाय का ऑरा रहता है। वो ऑरा टेस्ट करने वाले भी लोग हैं। गाय के कितने फीट के बाद आप घूम के आपका ऑरा क्या हुआ, ये भी एक अच्छा पैसा मिल सकता है। तो इको टूरिज्म में आपका खुद का एक ब्रांड बनाओ। गाय एक ही रखो, कोई प्रॉब्लम, बट मीठी बात करो, मेरी जैसी कड़वी मत करो। दूसरा है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर पोस्ट डालते चलो। तीसरा, किसी को इनवाइट करते चलो, IPS, IAS, कमिश्नर, बैंक वाला, कोई हीरो, कोई हीरोइन, वो आपकी वैल्यू बढ़ाता है। कुल्हड़ वाली चाय अलग लगता है कि नहीं? कुल्हड़ में इसमें देसी भोजन को भी मिला दो, वो चूल्हे पर की रोटी, मिलेट्स की रोटी, या फिर आप बोलो कि हमारी गाय को हम सिर्फ मिलेट्स खिलाते, कुछ तो भी। यू शुड हैव USP, आपका खुद का एक अलग होना चाहिए। मटकी की कुल्फी, जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, ऐसा कुछ तो भी आपके पास होना चाहिए कि उसने, ठीक है पूरे दिल्ली के उसने होटल खा लिए 2 साल भर फैमिली, अब आपको उसको लगता है कि नहीं, मैं इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन विलेजेस, देसी गाय, इसके ऊपर जाऊं, उस टाइम मार्केट में आपका नाम ऊपर होना चाहिए। देसी गाय के दूध की चाय, वैसा भी हो सकता है, वो भी एक हो सकता है। कुल्फी बहुत अच्छी चलेगी। या फिर अभी देखो फ्रांस में, वैसे तो वो लोग शराब नहीं बोलेंगे, उसको अपन वाइन बोलते हैं, वाइन के बहुत आदी है, बट मद्रास की एक कंपनी सहजन लेती है आसपास से, मोरिंगा, वो सहजन का टैबलेट बना के फ्रांस में बेच रही है। आप बोलो हमारी गायों को हम सहजन खिलाते हैं, अब उसका वैज्ञानिक आधार मुझे नहीं मिला कि गायों को सहजन देंगे तो दूध पीने वाले को कैंसर कम हो जाएगा, ये मैं अभी दावा नहीं कर सकता। बट जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है सुपर फूड के बारे में, और आप बोलेंगे कि हाँ ये हमारी गाय है, इसको हमने मोरिंगा दिया है, मार्केट में रेट 100 रुपये है, हमारा 200 रुपये है, आपका काउंटर सेल बढ़ जाएगा। प्रशांत जी, एक अंतिम बात, ट्रेनिंग
के बारे में बहुत बात हुई। ये हाँ। ट्रेनिंग जरूरी क्यों है, युवाओं को इधर क्यों आना चाहिए, भविष्य क्या है, और इसके लिए एक लास्ट संदेश आप क्या देना चाहते हैं इस विषय पर? देखो, कितने भी लोग, कितना भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने दो, सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? हार्डली 3%, 4%। उसके बाद जो एक 15-20% लोग बचे हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं इंडस्ट्रीज में है। अब जो बचे 80% है, उनको तो खेती की सिवा है ही नहीं। तुम्हारे पास सोने की थाली है, बट दाल और चावल ही खाएंगे ना, सोने का चावल तो नहीं खाएंगे। और खेती तभी सस्टेनेबल होगी जब देसी गाय होगी। और देसी गाय अगर संभालना है तो पहले फर्स्ट स्टेप है आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना। आप चेन्नई में है, भुवनेश्वर में है, त्रिपुरा में है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से 5 गाय वाला किसान ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर आराम से उसका धंधा अच्छा कर सकता है। जिसको 5 से 20 गाय रखना है वो पहले ट्रेनिंग ले ले, 2 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल क्यों चाहिए? अब मैं पूना की बात करता हूँ। सबसे सस्ता शेड डिजाइन कैसा हो, जिसको नया इसमें एंटरप्रेन्योर बोल के आना है, प्री स्टार्टअप में चारे का प्रबंधन कैसा हो, अजोला क्यों फेल होता है और क्यों सक्सेस करना है, ये भी देखना चाहिए। जीरो बजट खेती में का फायदा गायों को कैसे होगा कॉस्ट कटिंग में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आवश्यक है। जिसको जॉब चाहिए, स्किल डेवलपमेंट। अभी मुझे ना इतने फोन आते, साहब हम नए ग्रेजुएट से, नए इंजीनियर से आपके मर्जी के ग्रेजुएट को ज़्यादा तनख्वाह देंगे, बट भरोसे का चाहिए। गौशालाओं में या मैं देसी कमर्शियल ब्रीड्स की बात कर रहा हूँ, इतनी पढ़े लिखे, एक 10th पास 12th पास तो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, खटाखट, पावर पॉइंट इतना तो आना चाहिए। 3 दिन में वो ट्रेनिंग मैं दे दूंगा, उसको सुपरवाइजर का जॉब मिल जाएगा। 7 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। भरोसे कर रहा, हम रिकमेंडेशन करेंगे या फिर आप ही प्लेसमेंट ब्यूरो चालू करो। नॉर्थ इंडिया से बहुत फोन आते, और जिसको मैनेजर बनना है, अच्छी सैलरी चाहिए, उसको एक 15 दिन लगते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के। तो ये 4 स्टेप का मामला है। और जिसको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, फिर 12 हफ्ते गाय आने से पहले प्री स्टार्टअप और स्टार्टअप, और गाय आने के बाद 12 महीने हम पूरा सर्विस देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने बहुत सारी बातें हम सबको आज बताई हैं। निश्चित रूप से इनका लाभ हमारे दर्शकों को मिलेगा, और बहुत छोटी छोटी टिप्स और बहुत सरल तरीके से आपने इसको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एपिसोड 1 में ही खुश हो गए या 2 या 3 लगेंगे? बिल्कुल करेंगे आगे और